हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैंने आप सभी को बोल रखा है कि बहुत छोटा चैप्टर है हमारा ये चैप्टर। 5 टॉपिक गिने चुने हैं इसके अंदर। 3 लेक्चर हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है, यानी 3 टॉपिक हमने कवर कर लिया। फैराडे का लॉ, लेंज लॉ एंड आपका एडी करेंट। अब 2 टॉपिक्स बच गए हैं, एक है हमारा सेल्फ इंडक्शन और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन। तो आज के लेक्चर में माय डियर हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे माय डियर सेल्फ इंडक्शन। आज का टॉपिक क्या है हमारा? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे? सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद, स्व प्रेरण। स्व प्रेरण माय डियर। देखिए क्या होता है, जरा नाम पे जाएंगे माय डियर। मैं आपको शुरू से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक बात कहता आ रहा हूँ कि देखिए फिजिक्स में कोई भी टॉपिक है तो उसके नाम पे जाइए, उसका नाम का कोई ना कोई मीनिंग निकलता है और हर किसी के नाम का कोई ना कोई मीनिंग होता ही है माय डियर। इसीलिए हम लोग फिजिक्स में भी हर नाम के पीछे कोई ना कोई कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कल आपको ईडी करंट बताया, भाई उस करंट का नाम ईडी क्यों रखा था? क्योंकि जो करंट मेटल के अंदर फ्लो होता है वो सर्कुलर लूप की तरह बनता है, यानी कि भंवरों की तरह घूमता रहता है, इसलिए उसका नाम ईडी करंट रख दिया गया है माय डियर। इसी तरह से आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन। यानी कि ये जो इंडक्शन शब्द है ये आप पिछले 3 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में आप पिछले 3 लेक्चर से चल रहे हैं। हर टॉपिक में, चैप्टर का नाम ही जब यही है माय डियर, तो हर टॉपिक में हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही पढ़ेंगे। ठीक, तो अब की बार कह रहा है कि जो सर इंडक्शन होगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने वाला है वो कहाँ होगा? खुद के अंदर हो जाएगा, उसी के अंदर हो जाएगा माय डियर। तो खुद के अंदर होने का क्या मतलब है, जरा इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखेंगे क्या कहता है। कहता है ये माय डियर कि ये कोई कॉइल है। इस बात को समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। हम फैराडे लॉ पढ़ चुके हैं, लेंज लॉ पढ़ चुके हैं, एडी करंट पढ़ चुके हैं और हर जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आया है। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर भी लागू करते हैं। देखिए क्या है, एक कॉइल है, ठीक है माय डियर। बिल्कुल बोला सर, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट बात है। अब बताइए माय डियर कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग नॉर्मली कैसे जनरेट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है? तो बोला सर हमारे पास 2 सिंपल मेथड है मैग्नेटिक फील्ड का। बोला क्या कि सर एक चुंबक लेकर के आ जाइए, एक चुंबक लेकर के आ जाइए सर, ये नॉर्थ साउथ पोल, ये चुंबक लेकर के आ जाइए। तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होगा चारों ओर, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। बोला सर हाँ होगा, ये एक सिंपल तरीका हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। दूसरा क्या तरीका होता है? दूसरा तरीका होता है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जो हम लोग आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर पढ़ते हैं उसका फर्स्ट टॉपिक ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड ने क्या बोला कि किसी तार में या कॉइल में अगर करंट फ्लो होगा तो इस करंट चारों ओर वायर के या कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं माय डियर, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट वाली कहानी को छोड़ देते हैं अभी और इस बात को अभी लेते हैं हम लोग। देखिए कोई कॉइल है और इस कॉइल में क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। इस कॉइल में क्या हो रहा है माय डियर? करंट फ्लो हो रहा है। बोला सर करंट फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक है। अगर इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो बोला सर इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। बोला सर बिल्कुल होगा, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ऑर्स्टेड ने बोला था, बोल के बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात कि क्या इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये खुद कॉइल नहीं है? बोला सर बिल्कुल है, ये कॉइल अपने ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बैठा हुआ है माय डियर। बोला ठीक है सर, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी? बोला सर बिल्कुल होंगी, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होंगी। तो बोला सर इस कॉइल से भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। बोला सर एकदम निकलेंगी, इस कॉइल से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। यानी कि इस कॉइल से क्या जनरेट होगा? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स
मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एरिया हो, कोई लूप हो, तो इससे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, उनकी संख्या को चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे माय डियर। बोला बिल्कुल सर। तो बोला ये खुद के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल था और इससे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं जो उसकी खुद की ही हैं। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना। तो बोला सर यहाँ तो फ्लक्स जनरेट होगा, मान लिया फ्लक्स φ1 है, यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा, इस कॉइल से भी फ्लक्स होगा। बोला बिल्कुल सर। तो ये फ्लक्स हो गया तो कौन बड़ी बात हो गई। बोला सर इंडक्शन कब होगा। इंडक्शन तो फैराडे ने बताया है कि जब तक फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होगा तब तक उसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा। बोला बिल्कुल सर। तो बोला अगर इसके अंदर फ्लक्स में चेंज करवाना है तो क्या करना पड़ेगा। बोला सर ये जो करंट इसमें आप फ्लो करवा रहे थे, अगर इस करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट करे, बदले, तो अगर करंट की वैल्यू बदलेगी तो जाहिर सी बात है करंट की वैल्यू बदलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बदल जाएगा, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, इसमें धारा प्रवाह की वजह से हो रहा है। अगर ये करंट का मान बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा था वो भी बदलेगा। यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो इस कॉइल से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही थी वो भी बदल जाएंगी, और जब वो बदलेंगी तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी फ्लक्स φ1 से φ2। बोला सर ये फ्लक्स कब चेंज होगा, जब इस कॉइल बह रही थी उस करंट की वैल्यू में चेंज होगा तब। तो बोला सर नॉर्मली ऐसा होता है माय डियर। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट के केस में बात करेंगे तो आप सभी की पता है कि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट की वैल्यू लगातार 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 हर पल बदलती रहती है वैल्यू माय डियर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन की वजह से माय डियर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब बदलेगा तो क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यही तो फैराडे कहते हैं कि अगर कॉइल के फ्लक्स में बदलाव होगा तो इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युतवाहक बल क्या है, बोला सर वोल्टेज ही है ना, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, बोला सर उसकी वजह से करंट आ जाएगा। यानी कि जब विद्युतवाहक बल इसमें उत्पन्न होगा तो उसकी वजह से एक धारा उत्पन्न हो जाएगी माय डियर। बोला कहाँ, बोला इसी कॉइल में उत्पन्न हो जाएगी। इस फोटो को दोबारा इधर बना देते हैं। बोला इस कॉइल में ऐसे करंट फ्लो हमारा हो रहा था, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से पहले फ्लक्स φ1 था, बाद में फ्लक्स φ2 हो गया। फ्लक्स में परिवर्तन, इसी कॉइल में एक दूसरी धारा माय डियर आई डैश उत्पन्न हो जाती है। क्यों उत्पन्न हुई है ये धारा, फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग जैसे इस फ्लक्स में बदलाव होगा विद्युतवाहक बल आएगा, और विद्युतवाहक बल की वजह से धारा प्रेरित हो जाएगी। तो ये धारा आप सप्लाई करवा रहे थे और ये धारा प्रेरित हो रही थी माय डियर। बोला कहाँ, उसी कॉइल में, जिस कॉइल में धारा हम फ्लो करवा रहे थे, बहा रहे थे, उसी कॉइल में एक दूसरी धारा उत्पन्न हो जाती है माय डियर, प्रेरित घटना को हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरित। इंडक्शन जो हो रहा है यहाँ पे वो उसी कॉइल के अंदर, उसी में आप करंट फ्लो करवा रहे थे, और उसी के करंट फ्लो में वैल्यू में अगर परिवर्तन हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल का बदल जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे बदलेगा फैराडे के अकॉर्डिंग उसमें विद्युतवाहक बल आ जाएगा, और विद्युतवाहक बल की वजह से इसमें एक धारा प्रेरित हो जाएगी। और लेंज का लॉ यहाँ पे क्या कहेगा माय डियर, फिर लेंज का लॉ कहता है कि जो चीज जिस चीज की वजह से उत्पन्न होता है वही उस चीज का विरोध करता है। ये बात कई बार समझा चुका हूं, यानी कि जो प्रेरित धारा होगी वो अपनी उत्पत्ति के कारक का विरोध करेगी। यानी ये प्रेरित धारा आई डैश क्यों उत्पन्न हुई है, क्योंकि इस करंट की वैल्यू में बदलाव हुआ है, इसीलिए इस करंट का क्या करेगा, ये वाला करंट अपोज करता है, विरोध करता है। इसीलिए अगर ये वाला करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था हमारा, तो अभी जो प्रेरित धारा आएगी वो कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, लेंज के अकॉर्डिंग उसका विरोध करेगा। तो फैराडे लॉ भी यहाँ लागू कर दिया मैंने, और आपको लेंज लॉ भी समझा दिया कि कैसे होता है। तो ये था आपका सेल्फ इंडक्शन माय डियर। आया बात समझ में।
और आप सभी को एक बात समझ में ये भी आ गया होगा कि जो फ्लक्स में चेंजिंग हो रहा है या जो फ्लक्स की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, बोला मैग्नेटिक फील्ड पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है सर। और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, बोला सर करंट पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम देखें तो ये देखेंगे कि जो फ्लक्स है वो करंट है, इनके बीच में आपस में रिलेशन है। ये जो फ्लक्स है वो फ्लक्स किसकी वजह से है, बोला सर इस करंट की वजह से है। ना ही ये करंट बहता, ना ही मैग्नेटिक फील्ड आता और ना ही फ्लक्स यहां से जनरेट होता। तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, बोला करंट के। फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, जिसको थोड़ी देर बाद हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर लिखेंगे माय डियर। तो ये था हमारा टॉपिक सेल्फ इंडक्शन, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी को समझा दिया। अब फटाफट से लिख लेते हैं। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ी भी डाउट रह गई हो तो वीडियो वापस से मैं बोलता हूं, अगर कहीं सुनने में या देखने या समझने में एक बार दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को वापस से रिवाइंड कीजिए और फिर से सारी बातों को सुनिए। आपका माइंड एकदम क्लियर, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा माय डियर। चलिए अब इसको लिख लेते हैं। चलिए ये हेडिंग बना लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, हेडिंग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा माय डियर। चलिए, है तो कहानी इसकी लंबी चौड़ी, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में क्रैश कोर्स है तो हम लोग सिलेबस कंप्लीट हो पर होल सिलेबस के साथ, ठीक है। तो लिखिए इसमें सेल्फ इंडक्शन है when the value of current is changes in a coil, then the magnetic flux linked with coil is also changes, and hence the EMF is induced in the coil itself. This phenomena is called सेल्फ इंडक्शन। इंग्लिश मीडियम के बच्चे माय डियर मैं हट जाता हूं, आप नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज कीजिए और आराम से लिख लीजिए। अब मैं इसे मिटा के हिंदी में लिखता हूं। हिंदी में लिखेंगे जब किसी कॉइल में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है तब उसी कॉइल के फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है। फलतः वापस से उसी कॉइल लिखेंगे, फलतः उसी कॉइल में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इसी घटना को स्वप्रेरण
कहा जाता है। माय डियर, मैं एकदम से सिंपल लैंग्वेज लिखाने की कोशिश करता हूँ, एकदम आपकी भाषा में, अपनी भाषा में मैं लिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर आप एक बार पढ़ें अपने नोट्स तो आपका एकदम माइंड क्लियर हो जाए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप आसानी से जा करके उस भाषा को अपने एग्जाम के अंदर लिख डालें माय डियर। लिख लेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे भी नोट डाउन कर लेंगे। अगर किन्हीं बच्चों को फ़ोटो बनाना है तो फ़ोटो भी आपकी मर्जी है, ड्रॉ कर सकते हैं। बोला सर ये की कुंजी है या बैटरी है, जैसे की प्रेस करेंगे करंट फ्लो होगा, कहाँ होगा, इधर की ओर करंट फ्लो होगा। ये हमारा क्या है, कॉइल है, करंट हमारा फ्लो हो रहा है ऐसे, और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट में। ये करंट हमारा इधर से फ्लो हो रहा है, और जो इसमें इंड्यूस्ड करंट होगा, यहाँ लिख ही देता हूं, इंड्यूस्ड करंट, जो प्रेरित धारा होगी, जो धारा इसमें प्रेरित होगी वो किधर होगी, जो हम धारा प्रवाहित कर रहे थे उसके विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में प्रेरित हो जाएगा। कब माय डियर, जब आप बटन को प्रेस करेंगे, व्हेन, यहां लिख देता हूं, की इज क्लोज्ड, जब की को दबाएंगे, बंद कर देंगे, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो होगा, तब उस केस में। आया बात समझ में आ रही है। अगर किसी को ये बनाना हो तो सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन लिख दीजिएगा अगर आएगा एग्जाम में तो, और ये फोटो भी बना दीजिएगा साथ में माय डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। फटाफट से लिखने की कोशिश करते हैं। इसी में है सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बोला स्वप्रेरकत्व या प्रेरकत्व गुणांक। प्रेरकत्व नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे स्वप्रेरण होगा ना, इंडक्शन है। स्वप्रेरण गुणांक मतलब किससे दिखाएंगे, बड़ा एल से दिखाते हैं। मान लिया, माना क्या है, फाई क्या है, फ्लक्स है। बोला कहाँ, एट एनी टाइम, किसी समय पर चुंबकीय फ्लक्स है। क्या है, किसी समय पर फ्लक्स है, किसी समय पर चुंबकीय फ्लक्स, मतलब फाई है, ठीक है। आई क्या है, करेंट एट एनी टाइम, किसी टाइम पर धारा है। तो तब अभी मैंने आप लोगों को जब थ्योरी समझाया माय डियर, थ्योरी के वक्त मैंने आप सभी को बताया कि जो फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करता है। बोला सर मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब फ्लक्स किस पे डिपेंडेंसी है। बोला सर फ्लक्स की डिपेंडेंसी करंट पे होती है। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, क्या, कैपिटल एल। क्या आता है माय डियर, कैपिटल एल, बड़ा वाला एल आता है। इसी एल को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं माय डियर, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसी एल को बोलते हैं। इधर आपको नहीं दिखेगा इसलिए इधर लिख देता हूं। तो एल इजिकल टू क्या हो जाएगा, फाई बाई आई, ये आई करके डिवाइड कर जाएगा तो एल इजिकल टू क्या हो जाएगा, फाई बाई आई। यही एल हमारा क्या है, स्वप्रेरकत्व है, सेल्फ इंडक्टेंस है, या स्वप्रेरण गुणांक कह लीजिए माय डियर। कौन है हमारा, एल होता है माय डियर। एल का मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है एसआई यूनिट, आप याद रखेंगे माय डियर। एसआई यूनिट इसका हर हाल में आपको याद होना चाहिए, एसआई यूनिट आपको याद होना चाहिए। कोई भी प्रेरकत्व हो, खाली प्रेरकत्व अगर आ गया, इंडक्टेंस केवल लिखा हुआ है और आपसे मात्रक पूछा जा रहा है तो एसआई मात्रक आप याद रखेंगे, क्या, हेनरी। क्या होता है माय डियर, हेनरी, याद रखेंगे। एसआई मात्रक क्या होता है,
हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। SI मात्रक हेनरी होता है किसका? L का, स्वप्रेरकत्व का। चाहे कोई भी प्रेरकत्व हो, अगर खाली प्रेरकत्व लिख दिया है तो आप समझ जाएंगे कि उसका SI मात्रक क्या होगा? हेनरी होगा। बोला सर इसका डायमेंशन भी तो होगा। बिल्कुल डायमेंशन भी लिख देते हैं। तो डायमेंशन लिख दीजिए। इसका डायमेंशन होता है आपका 1222 ये होता है। 1222 होता है। हेनरी है ना, तो 1222 होता है। हेनरी का क्या होता है? 1222। और लास्ट के दोनों हम सबको पता है क्या हो जाएगा? माइनस। पहले के दो प्लस और बाद के दो माइनस। 1222 इसका डायमेंशन लिख लेंगे। L का ये डायमेंशन है और इस L का ये नीचे वाला यूनिट है। लिख लीजिए माय डियर। ये तो ये था आपका सेल्फ इंडक्शन। इससे हमने बातें सारी जान लिया, सेल्फ इंडक्शन के बारे में समझ लिया, जो कुछ फॉर्मूला था वो भी लिख दिया। अब हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है क्या कि एक सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी वो हमें पढ़ना है। तो अब हम लोग इसे फटाफट आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट उसे पढ़ लेते हैं। फटाफट से नोट कर लिए होंगे माय डियर। फटाफट से हम मिटा के और आगे की कहानी लिख डालते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ रह गया। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फैराडे का लॉ होता है ना उसमें भी कर सकते हैं। बोला कैसे सर? तो फैराडे का लॉ आप लोगों को लिखा रखा था क्या सर? -d∅dt। ये लिखा रखा है फैराडे के लॉ में। ये फैराडे का लॉ होता है। बोला सर यही तो फ्लक्स आप लिखे हैं Li। बोला बिल्कुल सर। तो माइनस का साइन वैसे रहने दीजिए और d फाई की जगह क्या लिख सकते हैं? बोला सर Li लिख सकते हैं। बोला कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बोला L तो सर कांस्टेंट है, अभी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट है ना L था। बोला L तो कांस्टेंट है, L तो बाहर आ जाएगा। बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, L को बाहर कर दीजिए। तो ये L बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन से, और डिफरेंशिएशन किसका होगा? करंट का होगा, di/dt। ये रहा सर फॉर्मूला। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है माय डियर इस टॉपिक पे, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है जब आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी होगी और आपको करंट की वैल्यू दे रखी होगी, करंट में कितना चेंज हो रहा है ये दे रखा होगा। अगर आपसे ईएमएफ पूछा जाए, मतलब कि ईएमएफ निकालने में, दिमाग लगाइए, सुनिए मेरी बात, अगर ईएमएफ निकालने में सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन है तो आप दिमाग में आपका क्लिक करना चाहिए, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसे आप नोट कर लेंगे, इसे भी नोट कर लेंगे। न्यूमेरिकल के व्यू से ही हमारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब चलिए आगे, इसे नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए और सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड अपनी आखिरी बात करते हैं इसमें। किसकी? सेल्फ इंडक्टेंस। बोला किसका निकालना है सर? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ, केवल सोलेनॉइड लिखो चाहे लॉन्ग सोलेनॉइड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। हिंदी लिख दूं, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। ठीक है माय डियर, हेडिंग बनाइए आप सभी लोग। मैं थोड़ा इंक ले लेता हूं इसमें। चलिए ठीक है, लंबी परिनालिका का क्या निकालना है हमें? स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि L की वैल्यू, जो कैपिटल L हमने अभी देखा था, उस कैपिटल L की वैल्यू हमें निकालनी है। किसके लिए निकालनी है? बोला सर एक लंबी परिनालिका के लिए। तो फोटो अगर बनाना है तो आप बना सकते हैं कि सर परिनालिका तो हम लोग पढ़ चुके हैं, परिनालिका तो हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। ठीक है, यानी कि जब हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं परिनालिका के बारे में, बताइए कहाँ पढ़े हैं माय डियर आप? बोला सर एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन। याद कीजिए, एम्पियर सर्किटल लॉ के जो 3 एप्लीकेशन मैंने पढ़ा रखा था, उसमें एप्लीकेशन नंबर 2 था हमारा क्या? सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड।
और तीसरा नंबर एप्लीकेशन था टोरॉयडल सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये था हमारा सोलेनॉइड। मैंने इसमें बता रखा कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के सारे टर्न्स को, इन सारे टर्न्स को दबा के चिपका दीजिए तो ये सोलेनॉइड बन जाता है। तो बोला ठीक है सर, ये हमारा सोलेनॉइड है, इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा, इसकी लेंथ कितनी है, मान लेते हैं L है, और ये रेडियस कितना है, रेडियस मान लीजिए, रेडियस इसमें दिखाइए नहीं क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं है, रेडियस को हम लोग मान लेंगे। ठीक है, जिसको बनाना है फोटो माइडियर आप सभी लोग बना लेंगे, लिख लेते हैं इसमें, कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, बोला कितनी लेंथ है, ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। और आप सभी को सोलेनॉइड में पढ़ा रखा है कि सोलेनॉइड को लंबा कब बोलेंगे, लंबा कब बोलेंगे माय डियर, जब लंबाई क्या हो, रेडियस से बहुत बड़ी हो, तब हम उसको हम लोग लंबा बोल देते हैं माय डियर। ठीक, लेट n इजकल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। वहाँ भी आपको पढ़ा रखा है, यहाँ भी लिखा दिया। अच्छा, ये नहीं लिखा हिंदी में, हिंदी में लिख दिया, माना कि एक लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई L और त्रिज्या R है। इसका हिंदी लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, आप लिख लेंगे। कंसीडर मैंने माना कि लॉन्ग सोलेनॉइड, एक लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई L और त्रिज्या कितना है, R होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए, इसमें और मानना है तो और मान लीजिए, आई को भी मान लीजिए कि आई की जरूरत है, तो आई क्या हो जाएगा, करंट इन, या ऐसे लिखिए करंट फ्लोइंग इन द लूप। इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है, लूप में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा हिंदी, लूप में प्रवाहित धारा। माय डियर, नीचे थोड़ा लिखने में क्या होता है, हैंड राइटिंग खराब हो जाती है क्योंकि ऐसा तिरछा घूम के लिखना पड़ता है, इसलिए जो है आप थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे आप सभी। चलिए ठीक है, आप क्या जानते हैं पहले से सर, कि वो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि जो सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो परिनालिका के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, परिनालिका में धारा प्रवाह के कारण की जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, B इजकल टू म्यू नॉट NI है। कितना होता है, B इजकल टू म्यू नॉट। आप ये माना कि जो जितना भी मान रखा है आप इसे नोट कर लेंगे, मैं हट जाता हूं। ठीक है, आप इसे रुक के नीचे वाला लिख लेंगे। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बोला सर बी इजकल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट NI होता है एक सोलेनॉइड के सेंटर पे, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B इजकल टू म्यू नॉट NI होता है माय डियर। ठीक है, अब हमें तो मैग्नेटिक फील्ड, हमें तो क्या निकालना है, बोला सर हमें L निकालना है, यानी कि सर अगर आपको L निकालना है तो क्या चाहिए, L इजकल टू फाई बाई आई। अभी तो पढ़ा है आपको, L इजकल टू क्या होता है, फाई बाई आई, यानी आपको फाई निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ता है माय डियर। तो हम क्या जानते हैं, फ्लक्स, फ्लक्स फाई इजकल टू क्या होता है, बोला सर B इंटू ए होता है। फ्लक्स का डेफिनेशन आप सभी को लिखा चुका हूं, फ्लक्स फाई इजकल टू B इंटू ए। तो बोला सर फ्लक्स जो होगा वो कहाँ से होगा, ईच टर्न का होगा, प्रत्येक फेरा से, एक फेरा में जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो कितना होगा, B इंटू ए। एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बोला सर म्यू नॉट NI है, और एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर दें, फ्लक्स फाई इजकल टू BA, और B होता है सोलेनॉइड के लिए इतना। आप जाके देखिए, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस के अंदर हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ा रखा है, वहाँ पे ड्राइव करके आपको दिखाया हुआ है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड B इजकल टू म्यू नॉट NI होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ उठा कर रखिए, ये हो जाएगा, ये फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक फेरा से, एक फेरा से कितना फ्लक्स जनरेट हुआ, बोला सर इतना हुआ, तो टोटल फेरा से कितना हो जाएगा, यानी टोटल फ्लक्स,
जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, बोला सर एक फेरा से जो फ्लक्स है, जो एक फेरा से फ्लक्स है ईच टर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या, टोटल टर्न, कुल फेरा। सर कुल फेरा कितना है, तो पहले ही मान लिया है क्या, छोटा वाला एन, अभी मैंने आपको माना हुआ है, एन क्या हुआ है, एकांक लंबाई पर फेरा का संख्या है एन, तो पूरा लंबाई पे कितना फेरा होगा, बोला सर पूरा लंबाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एन क्या था, एन क्या था माय डियर, एकांक लंबाई पर, यूनिट लेंथ पे टर्न था, एकांक लंबाई पर फेरा था, तो पूरा लंबाई पे फेरा कितना होगा माय डियर, तो पूरा लंबाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी n इंटू एल कर दीजिए, पूरा फेरा मिल जाएगा। तो बोला बिल्कुल सर मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में हो सकता है आपको नहीं दिखे, ऊपर वाला लिख लीजिएगा, मैं ऊपर में लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं हट जाता हूँ, आप आराम से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए माय डियर, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जो टोटल फ्लक्स हमें मिलने वाला है, टोटल फ्लक्स जो मिलने वाला है वो बी, फाई की वैल्यू कितनी है, बोला सर म्यू नॉट एन आई ए है, ये हमने निकाल दिया एक फेरा से कितना फ्लक्स है, और कुल फेरा का संख्या कितना है, अभी आपको बताया कुल फेरा कितना है, एन इंटू एल है, कुल फेरा कितना एन एल है, एन एकांक लंबाई का फेरा, तो लंबाई से गुना कर देंगे तो टोटल फेरा, कुल फेरा मिल जाएगा, ठीक है माय डियर। बोला बिल्कुल सर मिल गया हमें फाई, ये नीचे वाला भी लिख लेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं। बोला अब क्या करें सर, बोला कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, बोला इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एन में एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर आई ए एल, आई ए एल, और एन में एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर। बोला सर इक्वेशन नंबर 1, और फिर अभी हम लिखे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप देखे हैं, क्या देखे हैं माय डियर, क्या देखे हैं कि जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, एल आई के बराबर होता है। अभी मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस जो पढ़ाया पिछला टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस, उसमें फाई इक्वल टू क्या देखे आप, एल इंटू आई, तो बोला सर ये टोटल फ्लक्स ना होगा, तो बोला बिल्कुल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स ही होगा ये। दोनों का लेफ्ट राइट क्या कर दीजिए, लेफ्ट बराबर है तो राइट को क्या कर देंगे बराबर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये तो हम ड्राइव करके लेकर आए हैं, और ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो दोनों का लेफ्ट, दोनों का फ्लक्स है, तो दोनों फ्लक्स को क्या कर दीजिए, आपस में बराबर कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा माय डियर, एल इंटू आई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल। बोला ये हो गया सर, बिल्कुल हो गया। अब इधर भी आई है, इधर भी आई, दोनों आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा माय डियर। और जो एल की वैल्यू हमें जो निकालनी थी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ये आ गया माय डियर, डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि एक सोलेनॉइड की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, एक सोलेनॉइड की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू एल इक्वल टू कितनी होती है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, जहां एल क्या है, इस क्या है, इस सोलेनॉइड की लंबाई है, ए आप सभी को पता है एरिया हो गया, एन क्या है, एन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एन सोलेनॉइड के केस में हमेशा छोटा एन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार 10 बार आपको एक ही बात बता चुका। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई पर फेरा का संख्या कौन है, एन है। और म्यू नॉट तो आपको पता ही है क्या होता है, परमेबिलिटी, चुंबकशीलता होता है। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ माय डियर सेल्फ इंडक्टेंस पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच जाता है हम लोग का, वो है म्यूचुअल इंडक्शन, तो उसको हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ लेंगे माय डियर। तो आज के क्लास में इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी को शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से हर एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप हर एक बात को फिजिक्स के समझ पाएं, क्योंकि मुझे पता है कि 90% बच्चे फिजिक्स से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें फिजिक्स समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं लिखाने से ज़्यादा समझाने पे जोर देता हूं, जितनी ताकत हो सकती है मैं उतनी ताकत से बताता हूँ, समझाता हूँ, बोलता हूँ माय डियर। मैं ऑफलाइन क्लासेस जो कराता हूँ अपने यहाँ, उसमें 3 बैचेस को पढ़ाने में जितनी ताकत एनर्जी लगती है, उतनी एनर्जी माय डियर आपको एक क्लास यहाँ एक वीडियो बनाने में लगती है, सिर्फ इसलिए कि 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप सभी का 80 से ज़्यादा मार्क्स फिजिक्स में आए माय डियर।
और आएगा भी। आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों वीडियो लगातार देखती रहनी है माय डियर। मिलते हैं अगले क्लास में।